अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो किडनी के जो है आमतौर पर इसकी डिवीजन हुई है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो बाहर की तरफ आप जो देख रहे हैं, ये कौन सा रीजन है? इट इज कॉर्टेक्स। इसको रेनल कॉर्टेक्स भी कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो ओनली कॉल्ड कॉर्टेक्स। आप सिर्फ कॉर्टेक्स भी इसको कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मेडुला या रेनल मेडुला। कॉर्टेक्स जो है वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन बेसिकली आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, राइट। ये जो नेफ्रॉन है हमारे पास, दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड अभी दूसरा जो जक्स्टेमेडुलर नेफ्रॉन है वो समझ में आ जाएगा जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे अगर हम उसका स्ट्रक्चर बना लें, ये जो दूसरा नेफ्रॉन है, ये कौन सा नेफ्रॉन है? दैट इज जक्स्टेमेडुलर नेफ्रॉन। तो इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ मेडुलरी नेफ्रॉन, राइट। मतलब ये है कि जो नेफ्रॉन जहाँ पे प्रेजेंट है उसका नाम भी उसी हिसाब से है, राइट। इसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। तो अब आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये जो है, फॉर एग्जांपल आपने लिखना कैसे है इसके ऊपर? लिखना आपने इस तरह है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन इस साइड पे लिखे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का हेडिंग दे दें कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के साथ क्या लिखेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल रीजन, राइट। इट इज दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन। एंड अब देखिए, कॉर्टेक्स को आप अपने आसानी के लिए दो रीजन में डिवाइड करें। कॉर्टेक्स को अपने आसानी के लिए दो रीजन में डिवाइड करें। ये पूरा कॉर्टेक्स है, इसको आप समझे कि एक अपर कॉर्टेक्स है और एक लोअर कॉर्टेक्स है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला जो रीजन है, ये सपोज करें ये हमारे पास कौन सा कॉर्टेक्स है? लोअर कॉर्टेक्स। एंड ये वाला जो है, ये कौन सा कॉर्टेक्स है? अपर कॉर्टेक्स। एक ही अपर कॉर्टेक्स और दूसरा लोअर कॉर्टेक्स है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा डिफरेंस कहाँ पे नज़र आ रहा है? इसका ग्लोमेरुलस या जो पूरा रेनल कर्पसल है, इसका आप यू कैन राइट रेनल कर्पसल ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन एज प्रेजेंट इन रेनल कर्पसल of this is present in upper cortex। ये दूसरा मेन डिफरेंस आ गया। इसका आप देखें, इसका रेनल कर्पसल जो है वो लोअर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका जो रेनल कर्पसल है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है? अपर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। एंड पूरा जो ज़्यादातर इसका स्ट्रक्चर है, इट इज़ प्रेजेंट इन द होल कॉर्टिकल रीजन। अब इसके अलावा इसको मज़ीद अब डिस्क्राइब करें कि इसका लूप ऑफ हेनली क्या है? लूप ऑफ हेन, इट इज़ वेरी शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है, इसका पूरा ट्यूब्यूल बहुत छोटा होता है। इसका सिर्फ ये एंड इतना होता है कि इसका एंड जो है वो मेडुला के साथ टच होता है, ठीक है ना। बाकी ये प्रेजेंट होता है इन द कॉर्टिकल रीजन, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो लूप ऑफ हेनले हैं ये इंतहाई रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इट इज़ प्रेजेंट इन organisms present in organisms with
हाई कंसंट्रेशन, विद हाई कंसंट्रेशन, राइट। कंसंट्रेशन इसका सबसे ज़्यादा होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? अबाउट 70 to 80% जो नेफ्रॉन है वो कौन से नेफ्रॉन है? वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। इसके अलावा इसका जो मेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका नंबर या ये एक्टिव होते हैं, बीइंग मोर एक्टिव, when concentration of water is high, concentration of water is high, जब वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? हाई होता है। अब यहाँ पे देखें, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का यहाँ पे कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा होता है उन ऑर्गेनिजम्स में या उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन हाई होता है, इसमें ये ज़्यादा क्यों होते हैं? क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि पानी का मकदार ज़्यादा होता है और रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत तो नहीं होती। तो यहाँ पे अगर ये इस तरह प्रेजेंट है, ये रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं करता, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है तो फिर इसका नंबर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें वाटर को रेगुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है आपको? अच्छा, नहीं, असल में ये है प्रेजेंट तकरीबन सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। यस, हर किडनी में ये प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। सवाल क्या है कि ये जो कंसंट्रेशन है ये डिफरेंट होंगे, ये सवाल है। तो ये जो है आमतौर पर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा जो है वो 70 to 80% ये है, एंड ये आमतौर पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम हो जाता है, फिर ये नेफ्रॉन जो है ये भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आमतौर पर ये भी होते हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन ये होता है कि वाटर को रेगुलेट करें। इसके ऊपर बात करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके ऊपर जब बात करें ये कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद जो मुकम्मल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, इधर देखिए, शाबाश, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी डेफिनेटली ज़्यादा एक्टिव होंगे वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है, अगर सिर्फ कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा एक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो यूरिन विल बी लेस कंसंट्रेटेड, यूरिन विल बी लेस कंसंट्रेटेड। क्या? एंड विद द हेल्प ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन यूरिन विल बी लेस कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा जा रहा है, कंसंट्रेटेड, राइट। तो यूरिन, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन किस केस में जो है वो यूरिन विल बी लेस कंसंट्रेटेड। सो यू कैन से यूरिन विल बी लेस कंसंट्रेटेड एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इस केस में यूरिन विल बी लेस कंसंट्रेटेड। अब दूसरे साइड पे आ जाए, आप इसको जुक्स्टामेडुलर के ऊपर बात करें तो जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन जो है ये बेसिकली किस तरह है। जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन जो है बेसिकली इसका जो लोफ ऑफ हेनले है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, या उसी हिसाब से आप बात करें। अच्छा, इसका ज़्यादातर जो लोफ ऑफ हेनले है, लोफ ऑफ हेनले entirely present and medulla, so इसी वजह से इसको मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहते हैं। सिमिलरली आप अगर नेक्स्ट देखिए इधर, इसका जो रेनल कर्पसल है, रेनल कर्पसल ऑफ दैट कहाँ पे प्रेजेंट है? रेनल कर्पसल इज प्रेजेंट इन lower renal corpuscle is present in lower cortex. Renal corpuscle is present in lower cortex. इसके अलावा क्या है,
इसके अलावा प्रेजेंट जी एंटायरली प्रेजेंट एंड लूप ऑफ हेनले ये है ना, लूप ऑफ हेनले तो ये है रेनल कॉर्पसल इज प्रेजेंट इन लोअर कॉर्टेक्स, इट इज लोअर क्या है, इट इज रेनल कॉर्पसल। मतलब ये मैंने सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाया है, यू कैन मेक हेयर इफर इंटरट्यूल एंड वगैरह वगैरह, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड रेनल कॉर्पसल, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये आमतौर पर एक्टिव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विथ लेस वाटर, दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स वेयर वाटर कंसंट्रेशन इज बेसिकली लो। जब वाटर कंसंट्रेशन लो होता है, कम होता है, तब ये ज़्यादा वहाँ पे एक्टिवली काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है ना। तो इसका मेन फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि वाटर को किस तरह रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर को किस तरह रीअब्जॉर्ब करता है। अबाउट, अच्छा इधर लिखें इसका 32 या 22 30% जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, यूरिन विल बी इस केस में क्या होगा, यूरिन विल बी वेरी गुड कंसंट्रेटेड, ठीक। क्यों? यस, क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो सल्यूट ज़्यादा है, रिजल्टेंटली यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड विद सल्यूट। अब देखिए इधर आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लूप ऑफ हेनले में एक डिसेंडिंग लिम्ब है और दूसरा हमारे पास क्या है, एसेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज़ परमिएबल टू वाटर, तो इट इज़ परमिएबल टू वाटर मतलब ये है कि मोर वाटर विल बी कमिंग आउट, more water will be coming out during this phase into the interstitial tissues। but यहाँ पे क्या होता है कि जो ascending limb है ये वाला, यहाँ पे this limb is basically not permeable to या impermeable to water, it is only permeable to solute। solute can go through these cells and these walls, वो सल्यूट निकल सकता है। सल्यूट मीन्स सोडियम निकल सकता है, क्लोराइड आयंस वगैरह यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे भी दो प्रोसेस होते हैं, एक पैसिव है एक एक्टिव है। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि नीचे वाला जो होता है थिन एसेंडिंग लिम्ब में बेसिकली पैसिव टाइप, और जो थिक एसेंडिंग लिम्ब है इट इज़ एक्टिव। तो अगर एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट क्या है, हाई है। इधर साल्ट पहले से मौजूद है, इसी साल्ट की हाई कंसंट्रेशन की वजह से तो इससे पानी आसानी से आ रहा है। अब ये मज़ीद क्या कर रहा है कि मज़ीद साल्ट्स को एक्टिव प्रोसेस से साल्ट के मॉलिक्यूल्स बाहर भेजे जा रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हुई है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कम हो जाता है जब वाटर रिलीज हो जाता है, क्योंकि मज़ीद साल्ट यहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर की मॉलिक्यूल्स यहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ से फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, मज़ीद यहाँ पे साल्ट के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। जब साल्ट और इंक्रीज हो जाता है फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से फिर से निकल आएंगे, फिर से ये साल्ट के मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहाँ से फिर से वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है, यहाँ से
निकल रहा है। और ये जो मेथड है, जो मैकेनिज्म है, इसको काउंटर मल्टीप्लिकेशन सिस्टम कहते हैं या काउंटर मल्टीप्लायर सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? काउंटर मल्टीप्लायर सिस्टम। इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे, ये टॉपिक आएगा मल्टीप्लायर सिस्टम, काउंटर मल्टीप्लायर सिस्टम या मल्टीप्लिकेशन सिस्टम भी इसको कहते हैं। और ये इसके देखिए, अब आप कह सकते हैं ये डायरेक्टली ये क्लियर हो जाता है कि मेडुला क्यों ज़रूरी है, मेडुला का इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों है, या यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा क्यों हो रही है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लियर करें। यहाँ असल में ये जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के साथ ये वाला जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, एंड आई थिंक यू नो एफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट आर्ट्रियोल मज़ीद इस तरफ बढ़ता है और इस तरफ आके नीचे इससे इस तरफ इसके साथ छोटे कैपिलरीज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कैपिलरीज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन ट्यूब्यूल्स के करीब इस तरह से प्रेजेंट होता है इन कैपिलरीज फॉर्म। ये जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के केस में, दिस branches of efferent arteriole, these branches of efferent arteriole are called क्या है? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। इसको पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। Tubular capillaries are present in case of cortical nephron, बट आप जब juxtamedullary nephron की बात करते हैं तो यहाँ पे वेजा रेक्टा प्रेजेंट होता है। वेजा रेक्टा क्या होता है? वेजा रेक्टा इस तरफ इस फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इसका सपोज करें ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ब्लड जाता है और ये एफिरेंट है, इससे ब्लड निकलता है बाहर। तो एफिरेंट के मजीद ये एफिरेंट यहाँ से आता है और ये जो नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके साथ पैरेलल प्रेजेंट होता है। किस तरह प्रेजेंट होता है? इसके साथ तो पैरेलल प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? पैरेलल प्रेजेंट होता है। एंड इस पैरेलल प्रेजेंस की वजह से ये पैरेलल प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ पैरेलल प्रेजेंस की वजह से इससे डिफरेंस होता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर मैं दोबारा ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर आप ड्रा ना करें, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं वेजा रेक्टा। प्रॉब्लम यहाँ पे है जो मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से ये निकल के दूसरी तरफ जाता है और वहाँ से इसके साथ पैरेलल ट्यूब के साथ पैरेलल आता है, ट्यूब के साथ तो पैरेलल आता है। तो यहाँ पे फ्लो जो होता है इस केस में वो अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से साल्ट वगैरह सिक्रीट हो रहा है थ्रू दिस साइड, तो जो ब्लड वापस आ रहा होगा वो इसके अपोजिट होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे फ्लो क्या होता है? अपोजिट होता है। इस पॉइंट को आपने भूलना नहीं है। वेजा रेक्टा अपोजिट। क्लियर है आपको? पेरीटिब्यूलर वो मैं ठीक समझाता हूँ, ये वाला क्लियर है? अच्छा, वैसे पेरीटिब्यूलर जो है बेसिकली ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल जिस तरह यहाँ पे गोचा था, एक टफ ऑफ कैपिलरीज था, राइट, इसी तरह टफ जो है नेटवर्क इसका मजीद यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है, इसके साथ इस ट्यूब के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? और एक प्रॉक्सिमल कैनोलेट ट्यूब के साथ प्रेजेंट होता है, इस तरह लूप ऑफ हेनले, और इस तरह डिस्टल कैनोलेट ट्यूब के साथ नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट कैपिलरीज होती है, और इसके पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज जो यहाँ तक आती है उसमें मजीद क्या होता है, इसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। इसके थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है? ये नहीं ना, वो भी इफरेंट्स है। यस, दोनों इफरेंट्स है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट फॉर्म में फ्लो होता है, इधर अपोजिट नहीं होता।
और ये ट्यूब पैरेलल प्रेजेंट होता है, इधर पैरेलल प्रेजेंट नहीं होता। ये जक्स्टर में होता है और वो जो है ना वर्टिकल। यस, ये कॉर्टिकल में। तो देखिए ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा बिठा लें जहन में, तो मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट जो है ये आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी हिसाब से लिखें, आपको आइडियाज़ होने चाहिए, फिर आप ये एज हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, पेपर में आपने इसको छोटे छोटे हेडिंग्स में चीज़ों को बताना है। एंड इस केस में फॉर एग्जांपल आपने कॉर्टिकल नेफ्रॉन के ऊपर बात की, तो फिर इसके बाद एक हेडिंग बनाए इसी तरह, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो रीजन है वो आप शो करें कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ठीक है ना, फिर जक्स्टोमेडुलर नेफ्रॉन के ऊपर जब आप बात करेंगे तो वहाँ पे पेपर में आप उसको बताएं कि ये नेफ्रॉन किस तरह प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या है, ठीक है, किस तरह प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? टाइम के